कि एक व्यक्ति के ना रहने से सत्ता चली जाए और एक व्यक्ति के रहने से सत्ता बरकरार रहे, इसके उदाहरण आप ढूंढ पाएंगे। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि आप लोगों का विस्तार हम लगातार हुआ है 24 के बाद, आदेश जी ने, हाँ। है ना। आपने ये बात अच्छी कही कि 24 के बाद आपकी पार्टी का और अलायंस का काफी विस्तार हुआ है। तो 24 के बाद जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें सर विस्तार का विष नहीं दिख पाया। तार तो बहुत दूर की बात है, और वो तार ना हो पाने की वजह से आप लोग तार नहीं हो पा रहे। मतलब एक पार्टी के तौर पर कहने का मतलब है कि अगर इतना विस्तार बेहतर होता तो राज्यों में एक बहुत अच्छा आप लोगों का प्रदर्शन सर देखने को मिलता। एज एन अलायंस मैं कह रही हूं, इंडिविजुअली नहीं कह सकती, क्योंकि आप सब लोग एक साथ रहते हैं, राज्यों में थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। चुनाव हुए थे, बीजेपी 3 राज्यों में थी, उससे पहले 3 ही राज्यों में कंटिन्यू। हाँ, हम एक राज्य में भी नहीं थे, 5 में से एक राज्य में हम आए हैं। हाँ, राज्य में गठबंधन से हमारी सरकार थी, आज भी वैसे ही है। हम्म, कई आंकलन को बिल्कुल फेयर तरीके से जरूर करना चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव थे, 3 बीजेपी पहले थी, 3 ही राज्यों में आज है। हम्म, हम एक राज्य में भी नहीं थे, 5 में से एक राज्य में हमने पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है और एक राज्य में गठबंधन से है। ठीक है। तो हाँ, तो आंकलन बिल्कुल फेयर होना चाहिए जो है। बिल्कुल सर, आकलन फेयर होना चाहिए, और आप ही लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमेशा होना चाहिए, और वो तो तब होगा जब फिर राज्यों में भी सर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो कम से कम आधारभूत बात तो करने के लिए होगी। राकेश शुक्ला साहब, फिर उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आती हूँ। राकेश शुक्ला साहब, क्या हम लोग जबरदस्ती, हम लोगों ने क्या कमाल अख्तर को बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया क्या? इनकी पार्टी में चीफ विप की भूमिका में थे, और चीफ विप की कितनी भूमिकाएं और कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, ये हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और खास तौर पर एक ऐसे विवाद के चलते जो अंदर ही अंदर एक बहुत लंबे समय से पनप रहा था, लेकिन तरजीह दी गई रुचि वीरा को और कह दिया गया कमाल अख्तर को कि ऐसा है, इस्तीफा दे दो। उन्होंने माना और इस्तीफा दे दिया। तो अब क्या हम इसको थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं ही दे, क्योंकि इनकी पार्टी स्वयं इतनी महत्ता तो उसे नहीं दे रही है? शुक्ला साहब। नहीं, देखिए, अखिलेश जी सही है कि कमाल जी उनके बड़े नज़दीकी व्यक्ति हैं और डायरेक्ट अखिलेश यादव जी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी मुरादाबाद क्षेत्र में, जो मुरादाबाद मंडल है, वहाँ आजम खां जी को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते, ये अखिलेश जी को पता है। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव का आप याद करिए, एसटी हसन साहब को टिकट दिया गया, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद रुचि वीरा को उसी सीट से अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया और एसटी हसन साहब को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। ये जो टकराव है आजम खां जी को लेके। रुचि वीरा आजम खां जी के ग्रुप से हैं और कमाल अख्तर साहब का एक अपना गुट है। अब दोनों के बीच में जो मुरादाबाद सेक्टर है, उस सेक्टर पे वर्चस्व की है। दोनों अपने अपने अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन मुरादाबाद उनका कर्म क्षेत्र बन चुका है। अब आपने पहले एसटी हसन जी रुचि वीरा जी के बलि के बकरा बने, फिर कमाल अख्तर जी बने। अभी 25 जून को क्यों गए थे? यदि विवाद नहीं था तो अखिलेश जी दोनों को क्यों बुलाए थे लखनऊ में? और लखनऊ में बुलाने के बाद दोनों को समझाया गया। समझाने के बाद जब विवाद शांत नहीं हुआ, तब अखिलेश जी को ये निर्णय लेना पड़ा कि कमाल जी अब आप अपना ये पद, सचेतक का पद छोड़ दीजिए, और कमाल अख्तर को वापस आना पड़ा। यानी रुचि वीरा आज की डेट में मुरादाबाद सेक्टर में सभी नेताओं पे भारी साबित हो रही हैं। और अगला विकेट जो खतरा दिख रहा है अगले विकेट पे, वो है यूसुफ अंसारी का, क्योंकि रुचि वीरा अब मुरादाबाद शहर की विधानसभा सीट से अपनी बेटी को विधायक बनाना चाहती हैं। तो यानी मुरादाबाद सेक्टर पे कब्जे को लेकर जो एक समाजवादी पार्टी के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है, या कहना चाहिए प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसके चलते रुचि वीरा, कमाल अख्तर, एसटी हसन, और उसमें सबसे ताकतवर आज यदि कोई है वो है आजम खां। और आजम खां को नजरअंदाज अखिलेश जी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पूरा सेक्टर जो पश्चिम का है, मुस्लिम बहुल्य वाला, वहां आज भी आजम खां का वर्चस्व है। और 27 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में उन्होंने थोड़ा सा कमतर किया आजम खां जी को, उसका नतीजा आया लोकसभा चुनाव में, तो उनके क्षेत्र से उन्होंने अपनी पसंद का सांसद तक दे दिया था, कैंडिडेट दे दिया था। उसके चलते उन्होंने निर्दलीय तक उतारने की बात कह दी थी आजम जी ने। तो अब वो
किसी भी तरह से ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 2-3 पॉकेट है, खासकर मुरादाबाद सेक्टर वाला, अखिलेश जी आजम जी को नाराज नहीं करना चाहते। रुचि मीरा उसी ताकत के चलते आगे बढ़ रही हैं, और रुचि मीरा के लिए वहां जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है, और वैश्य समाज का जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो जाता है ठीक। वो अखिलेश जी को अपने लिए फायदेमंद दिखाई दे ठीक रहा है संजय राणा जी, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश इस बार बहुत अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ चल रहे हैं? आपको लगता है पीडीए और फिर ब्राह्मण आउटरीच प्रोग्राम्स, चाहे मैं परशुराम जयंती का जिक्र कर लूं, उनकी मूर्ति की बात कर लूं, या उसके अलावा पश्चिमी यूपी अवध में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जो उनकी कोशिश है, ब्राह्मणों की अपेक्षा हो रही है, ऐसा आरोप ये बीजेपी पे लगा रहे हैं, मतलब इर्द गिर्द इसी के घूमते हो। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ एक बैलेंस बना के आगे बढ़ रही है, या डीरेल होने की संभावना है? गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग पहले देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी फेविकॉल का घोल पी करके पीडीओ को एक साथ करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा दलित और अगड़ा, जिसको अनसंख्यक नहीं बोलेंगे, अगड़ा अभी तक जुड़ नहीं पाया है। देखिए, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव जी ने रुचि मीना को आगे करके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, इसमें कोई गुरेज नहीं बोलने में। देखिए, आप अगर राजनीति को ठीक से समझेंगे उत्तर प्रदेश की, तो राजनीति में मुसलमान है, बाकी जाति है, और दलित है, और पिछड़ा है। तो अगर बाकी जातियों पे देखिए, कहीं ना कहीं वर्चस्व एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एज लेती है। अब बात होती है मुसलमानों की। देखिए, मुसलमानों को अगर ये आधिपत्य ना दें या पद ना भी दें, तो भी मुसलमान के पास बताइए पूर्णिमा जी क्या ऑप्शन हो, कहाँ जाएगा? वो बीजेपी को तो नहीं कर सकता, कांग्रेस और इनका गठबंधन हो जाएगा, एआईएमआई के पास जा नहीं सकता, मुसलमान के साथ कोई ऑप्शन नहीं है। आज के दिन में अगर अखिलेश यादव बोल जाए मुझे मुसलमान नहीं चाहिए, तो भी मुसलमान उनके चौखट पे ही खड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इनको अगर ब्राह्मण को जो 10 से 12% है उसको अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो नहीं, तो बीजेपी को एआईएमआईएम नहीं है? नहीं, एआईएम को भी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो समझो 4-9% वोट पाई है, अगर 1% भी पा जाए, चलो हम 2 में दे देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इन्होंने ब्राह्मणों में सेंध लगा ली जो 10 से 12% है, अगर वैश्यों में सेंध लगा ली जो तकरीबन 4 से 5% है, तो बड़ा वोट परसेंटेज है। उस हिसाब से अखिलेश यादव जी अपना गेम खेल रहे हैं। मुसलमान इनके साथ था और है। जब तक कोई दूसरा विकल्प नहीं आता उत्तर प्रदेश में, तब तक मुसलमान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, और अखिलेश यादव जी के पास बढ़िया ऑप्शन है कि किसी जाति के साथ, किसी के साथ भी खेल सकते हैं। तो आपने देखा होगा सारे मुस्लिम नेताओं को खत्म कर दिया, कोई भी एक मुस्लिम नेता का नाम बता दे, नहीं है। लेकिन हाँ, ब्राह्मण नेता भी नहीं। ब्राह्मण में माता प्रसाद पांडे जी को छोड़ दीजिए, तो हमें कोई ब्राह्मण नेता भी नजर नहीं आता जो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व करता हो समाजवादी पार्टी का। तो अपर कास्ट के साथ इनके साथ एक तरह से मामला गड़बड़ है, और बनिया हो, ब्राह्मण की से बात करें, परशुराम जयंती मनाने की बात हो रही है, इसमें से 2-3% भी वोट अंदर कर लेते हैं, तो बीजेपी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन समाजवादी के पास मुसलमान वोट इंटैक्ट है, 1-2% छटता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे वोटर से वो कवर कर ले। तो बहुत लंबी स्ट्रेटजी प्लानिंग है, और हमें लगता है कि स्ट्रेटजी में काफी सक्सेस होगा।